वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, न्यू किंगडम्स। तो यहाँ पर कुछ नए राजाओं के बारे में, नए राज्यों के बारे में हम जानेंगे कि प्राचीन काल में किस प्रकार से अलग अलग जो वंश थे, कुल जो थे, उनका उदय हुआ, कैसे उन्होंने अपने अपने राज्य पर रूल किया, उसके बारे में हम जानेंगे। इन क्लास 6 वी रेड अबाउट किंग हर्षवर्धना ऑफ कन्नौज हु हैड सेट अप अ लार्ज एम्पायर एंड रूल्ड फॉर अबाउट 4 डिकेड्स। तो 6 के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा था किंग हर्षवर्धना के बारे में, जो कि कन्नौज पे रूल किया था, जिन्होंने लगभग 4 दशक तक उन्होंने रूल किया था। However, after Harsha's death, his empire disintegrated and northern India broke up into smaller kingdoms. लेकिन जब किंग हर्षवर्धन जो थे, जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद जो उत्तर भारत का पूरा जो उनका एम्पायर था, वो धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में बट गया। Many of these kingdoms were ruled by clans known as the Rajputras or the Rajputs. अब ये जो छोटे छोटे राज्य थे, इन राज्यों के ऊपर राजपूत्स का रूल था बहुत सारी जगहों पर। Apart from these Rajput kingdoms, the Chola kingdom in the deep south was also very powerful. अब उत्तर भारत में जिस प्रकार से राजपूत किंगडम था, यानी कि राजपूत्स का ज़्यादा रूल था, वैसे ही दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर चोला डायनेस्टी यानी कि चोला किंगडम जो था, उनका ज़्यादा वर्चस्व था, ज़्यादा प्रभुत्व था। Now we'll be studying about the Rajputs and their origin. The word Rajput literally means son of a king. राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र, जैसे कि राजपूत यानी कि राजा का पुत्र, तो इसका मतलब होता है son of a king. Historians and scholars differ about the origin of the Rajputs, but most of them agree that they belong to the Kshatriya caste. तो हिस्टोरियन जो हमारे इतिहासकार हैं और ज़्यादातर विद्वान लोग जो हैं, स्कॉलर्स हैं, वो लोग राजपूत्स के ओरिजिन के ऊपर, यानी कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से उनका उदय हुआ, इसके ऊपर काफ़ी वो कन्फ्यूज़ है, उनके अलग अलग मत हैं इसके ऊपर। लेकिन ज़्यादा लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि जो राजपूत्स थे वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं। द राजपूत्स देमसेल्व्स क्लेम टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम द सन डायनेस्टी सूर्यवंशी और द मून डायनेस्टी चंद्रवंशी। राजपूत जो हैं वो खुद भी ये मानते हैं, वो खुद भी इस बात को मानते हैं, क्लेम करते हैं कि वो सूर्यवंशी यानी कि सन डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, और दूसरा उन्होंने कुछ लोग मानते हैं उनको मून डायनेस्टी से जुड़े हुए, जिसको चंद्रवंशी, आपने सुना होगा शब्द सूर्यवंशी। Historians, however, believe that the Rajputs were descendants of Central Asia groups such as the Sakas, the Huns and the Kushans who had settled in India in the early years of the Common Era. लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि राजपूत जो हैं वो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि वो किनके वंशज हैं, एशिया के कुछ ग्रुप्स के, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए, साकाज, द हुन्स एंड द कुशान। इन लोगों के ये वंशज हैं जो कि ये कॉमन एरा के समय आकर ये भारत में बसे थे। कुशान, हुन और ये जो 3-4 कम्युनिटीज़ के बारे में हमने देखा, ये लोग यहाँ पर आके बसे थे, और इन्हीं के जो वंशज हैं उनको आज हम राजपूत के नाम से जानते हैं। द प्रतिहारास, अ राजपूत क्लैन, along with 2 other powerful kingdoms, dominated northern India from about 750 CE to 1000 CE. Later, other Rajput clans began to establish their own kingdoms. However, these kingdoms always fought amongst themselves. अब प्रतिहारास जो है एक राजपूत क्लैन है, एक राजपूत वंश है, हम कह सकते हैं, प्रतिहारास कहा जाता है जिनको। प्रतिहारास ने लगभग 750 से लेके 1000 CE तक, यानी कि लगभग 250 साल तक अपना जो वर्चस्व था वो उत्तर भारत के ऊपर रखा था। और इसके बाद धीरे धीरे जो दूसरे क्लैंस थे, जो राजपूतों के दूसरे वंश थे, उनके वो भी धीरे धीरे उठने लगे। और ज़्यादातर ये जो क्लैंस थे, यानी कि छोटे राज्य थे, किंगडम से, आपस में लड़ते रहते थे। दे ऑलवेज फॉट अमंग देमसेल्व्स, ये आपस में लड़ते रहते थे। नाउ राइवलरी बिटवीन रीजनल पावर्स, यानी कि किस तरीके से जो लोकल किंगडम्स थे वो आपस में एक दूसरे से दुश्मनी निभाते थे, यानी कि आपस के जो राज्य थे अड़ोस पड़ोस के, वो कैसे एक दूसरे के प्रति जो अपनी दुश्मनी की भावना थी उसको पूरा करते थे। इन द अर्ली मिडिवल पीरियड वॉर्स बिटवीन डिफरेंट किंगडम्स वर फॉट मोस्टली फॉर कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक रीजन्स। उस समय की जो ज़्यादा लड़ाइयाँ थी वो स्ट्रेटेजिक रीजन्स को जीतने के लिए, यानी कि उनके ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए ही होती थी, कि भाई क्या कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोर्ट है जहाँ पर उनको अच्छी लोकेशन मिल रही है, जहाँ से उनके किंगडम का जो है वो दूसरे देशों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईजी हो सकता है, या फिर वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है तो वहाँ खेती अच्छी, तो मतलब स्ट्रेटेजिक रीजन्स के
ऊपर जो था कंट्रोल करने के लिए लड़ाइयाँ होती थी कि रीजन ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य को बढ़ाया जा सके। Between the 8th and the 10th century CE, number of powerful empires arose in northern India and the Deccan. लेकिन 10वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारे पावरफुल एम्पायर्स खड़े हुए उत्तर भारत में और दक्षिण भारत के अंदर, डेक्कन में। दे वर द प्रतिहाराज ऑफ वेस्टर्न इंडिया, द पालाज ऑफ बंगाल एंड द राष्ट्रकूटाज ऑफ द डेक्कन। तो ये जो 3 कम्युनिटीज़ का नाम मैंने लिया, 3 जो क्लैंस थे, ये खड़े हुए दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटाज, पालाज बंगाल में, और वेस्टर्न इंडिया में बात करें तो प्रतिहाराज। These 3 regional powers were engaged in wars with one another to establish control over northern India and the important city of Kannauj. अब ये जो तीनों जो किंगडम थे, तीनों जो लोग थे, ये आपस में लड़ते रहते थे, यानी कि इनके बीच में कंटिन्यूस युद्ध होते रहते थे। युद्ध का कारण था उत्तर भारत के ऊपर अपना कंट्रोल जाहिर करना, कंट्रोल बताना, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर अपना कंट्रोल करना, और एक सिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, कन्नौज। Kannauj was located on the banks of the river Ganga and its conquest meant control of the rich resources of the upper Ganga valley, trade and agriculture. अब कन्नौज जो था वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ, मतलब एक उसकी जो लोकेशन थी वो ऐसी थी कि हर एक व्यक्ति जो था उस पर रूल करना चाहता था, क्योंकि वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। और अगर आपका कंट्रोल कन्नौज पे हो जाता है तो इसका मतलब गंगा नदी की जो वैली थी वहाँ से आप ट्रेड, यानी कि दूसरे राज्यों या देशों के साथ व्यापार करने में भी सहायक था, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, खेती के लिए भी वो गंगा प्लेन जो था वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ था। तो इन रिसोर्सेज के कारण ही ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जो थे, क्लैंस थे, वहाँ पर रूल करना चाहते थे। दिस ट्रीपार्टीट स्ट्रगल फाइनली वीकेंड ऑल द 3 किंगडम। तो ये जो 3 पार्टीट, यानी कि 3, एक त्रिमूर्ति बोल सकते हैं, यानी कि 3 राज्य थे जो आपस में लड़ रहे थे अपने अपने वर्चस्व के लिए, इससे तीनों ही धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। नाउ विल बी गोइंग थ्रू द गुर्जरा और प्रतिहारास। द प्रतिहारास एस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान। दे गेंड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ नागभट्ट, हु एक्सटेंडेड द एम्पायर बाय कॉन्करिंग मालवा एंड भरूच। प्रतिहारस जो थे उन्होंने मारवाड़, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर एक स्टेट एस्टेब्लिश की मारवाड़ नाम से, और फिर ये जो उनका वर्चस्व था, ये उनको जो रूल मिला वो नागभट्ट नामक एक रूलर थे उनके अंदर मिला। यानी कि उन्होंने इस प्रतिहारा डायनेस्टी के वो रूलर थे नागभट्ट, उन्होंने मारवाड़ जो था उसको एस्टेब्लिश किया, स्टेट को, और धीरे धीरे 750 से 780 तक इन्होंने इसको और बढ़ा दिया। मालवा और भरूच नामक जो एम्पायर्स थे उनको भी इसके अंदर मिला दिया मारवाड़ में। ड्यूरिंग हिज रीन ही डिफीटेड द अरब्स हु वांटेड टू सीज मालवा। अब नागभट्ट ने अपने रूल के दौरान अरब लोगों को भी डिफीट किया, उनको भी हराया, जो कि अपना कब्जा मालवा पे करना चाहते थे। द प्रतिहारा डायनेस्टी रीच्ड इट्स पीक अंडर द रूल ऑफ मिहिर भोजा, ऑल्सो नोन एज भोजा द ग्रेट। और प्रतिहारा डायनेस्टी जो थी वो सबसे ज़्यादा, उनका जो पीक था, यानी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने तरक्की की, सबसे ज़्यादा उन्होंने, तो मिहिर भोजा नामक जो राजा थे उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा जो प्रतिहारा डायनेस्टी थी उसने तरक्की की। मिहिर भोजा, जिनको बहुत ही फेमसली भोजा द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। दो ही सफर्ड इनिशियल सेटबैक्स, ही एक्सपेंडेड द किंगडम टू द ईस्ट एंड मेड कॉन्क्वेस्ट इन पंजाब, अवध, मालवा एंड गुजरात। भोजा जो थे उन्होंने अपना जो राज्य था उसको पंजाब, अवध, मालवा और गुजरात तक फैला दिया। ही एस्टेब्लिश इज कैपिटल एट कन्नौज, इन्होंने कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया। ट्रेड बिटवीन द प्रतिहाराज एंड सेंट्रल एशिया फ्लरिश्ड। तो इस तरीके से इन राज्यों पर कब्जा करके इन्होंने कन्नौज पे भी कब्जा किया, जहाँ से गंगा नदी के माध्यम से ये सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों के साथ इनका ट्रेड बढ़ गया, यानी कि इनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो बढ़ गया, काफ़ी बिजनेस इनका होने लगा वहाँ। द किंगडम हैड अ स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी एंड अ फाइन कैवलरी। Continuous wars and invasions by Mahmud of Ghazni finally led to the decline of the Pratiharas by the 10th century CE. तो इनका जो राज्य था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इनकी आर्मी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, और इनके पास फाइन कैवलरी, यानी कि घुड़सवार सेना बहुत ही अच्छी थी इनके पास। कैवलरी का मतलब होता है वो सैनिक जो घोड़े पे लड़ते हैं, घुड़सवार सैनिक। तो ये भी इनका काफ़ी अच्छा एक स्रोत था युद्ध करने का। लेकिन इसके बावजूद महमूद जो थे गजनी के, उनके साथ महमूद जो कि एक रूलर थे गजनी से आए हुए, जो कि भारत पे कई बार अटैक करने की कोशिश कर चुके थे, तो उनके साथ कई बार लड़ाइयाँ हुई, जिस कारण से प्रतिहारास जो थे वो 10वीं सदी के अंत तक धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, और इनका जो रूल था वो धीरे धीरे पूरे तरीके से भारत से ख़त्म हो गया।
आगे हम पढ़ेंगे द पालास के बारे में। द पालास रूल्ड ओवर द स्टेट्स ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड नेपाल। पालास जो थे, जो पाला डायनेस्टी थी, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और नेपाल जैसी जगहों पे उनका रूल था उस समय। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट स्कॉलर तारनाथ Gopala, the founder of the Pala dynasty, was selected as king in 750 CE by the various chieftains of the state. अब ऐसा कहा जाता है, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिनका नाम था तारनाथ। गोपाला को फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी माना जाता है। तारनाथ के मुताबिक, तारनाथ कौन थे यहाँ पर? तारनाथ जो थे वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, एक बुद्धिस्ट विद्वान थे। उन्होंने बताया कि गोपाला नामक एक व्यक्ति जो थे, उनको पाला डायनेस्टी के फाउंडर के तौर पे जाना जाता है, और उन्हीं को 750 के अंदर, 750 सी के अंदर उनको एक राजा के तौर पे नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? चीफ्टेंस ऑफ द स्टेट के जो चीफ्स थे, यानी कि जो कबीले के जो सरदार होते हैं, वैसे जो स्टेट के जो चीफ्स थे, उन लोगों ने मिलकर उन्हें राजा बनाया। द पालास फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। दे हैड टू फेस प्रॉब्लम्स विद द प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटास। पालास जो थे, उन्होंने अपनी पॉलिसी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपनाया। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मतलब कि अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना, अपने एरिया को, अपने राज्य को बढ़ाना। इन्होंने धीरे धीरे अपने राज्य को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन इसके अंदर, यानी कि आसानी से तो कोई भी राज्य अपने राज्य को आपको नहीं दे देगा, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इनको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, और ख़ासकर जो इनको जो फेस करना पड़ा वो प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को ज़्यादा फेस करना पड़ा, यानी कि उन लोगों के साथ इनका युद्ध जो था वो ज़्यादा हुआ। देवपाला एंड महिपाला वन वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स के नाम दिए गए हैं, वो हैं देवपाला और महिपाला वन। रामपाला वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, और ये पाला डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे रामपाला। आफ्टर रामपाला द एम्पायर इवेंचुअली डिसइंटीग्रेटेड इन द 12th century CE अंडर द इम्पैक्ट ऑफ खिलजी इन्वेजन्स। यानी कि जब खिलजी राजाओं ने, जब अलाउद्दीन खिलजी, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम वाज कंप्लीट, शायद अलाउद्दीन खिलजी था, तो एक खिलजी डायनेस्टी ने जब भारत के अंदर रूल करना शुरू किया, जब भारत पे इन्होंने हमला किया, इन्वेड करना शुरू किया भारत को, उस समय पाला डायनेस्टी जो थी वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गई। सम Tibetan accounts tell us that the Palas were patrons of Buddhism, and Dharampala had founded Vikramshila, famous center of learning in Bihar. The Palas also had trade links with Southeast Asia. तिब्बतियन अकाउंट्स, यानी कि कुछ तिब्बत के लोगों के द्वारा जो कही गई, लिखी गई किताबें हैं, उनके अंदर से पता लगा है कि पालास जो थे वो बुद्धिज़्म को मानते थे, और धर्मपाला नामक जो रूलर था, उन्होंने विक्रमशिला को की खोज की थी। विक्रमशिला को उन्होंने ही बनाया था। विक्रमशिला क्या है? इट इज़ अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग इन बिहार। बिहार के अंदर एक बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत ही फेमस जगह है, जो कि बुद्धिज़्म की जहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है, ऐसी कोई जगह है जिसको विक्रमशिला कहा जाता है। तो उसकी जो खोज है, उसको फाउंड किया गया था, वो किया गया था, विक्रमशिला का फाउंडेशन किया था धर्मपाला नामक राजा ने, जो कि पाला डायनेस्टी के थे। और पालास जो थे, ऐसा भी माना जाता है कि पालास के जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड लिंक्स भी थे, यानी कि इनका जो ट्रेड था वो इन कंट्रीज के साथ भी होता था। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास वाज अनदर डायनेस्टी विच रूल्ड इन इंडिया। In Sanskrit, the word Rashtra means territory and Kuta means chieftains. संस्कृत के अंदर राष्ट्र मतलब, जो राष्ट्रकूटा शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और कुटास। तो राष्ट्र का मतलब होता है टेरिटरी, यानी कि आपका राज्य, आपका देश। कुटास का मतलब होता है चिफ्टेंस, यानी कि जो सरदार होते हैं, कबीला जैसे होता है, कबीले के सरदार, वैसे ही द राष्ट्रकूटास वर चिफ्टेंस इन सेंट्रल इंडिया बिफोर अज्यूमिंग द पोजीशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द डेक्कन। जो राष्ट्रकूटा थे वो चिफ्टेंस थे, यानी कि वो सरदार थे, यानी कि वो कोई बहुत बड़ा ऐसे कुल नहीं था, लेकिन जो राष्ट्रकूटास थे वो छोटे छोटे जो कबीले होते थे, उनके सरदार जो होते थे, वही उनकी मतलब अचीवमेंट रहती थी। वो छोटे छोटे कबीलों के हेड होते थे, सरदार होते थे, लेकिन वो कोई बहुत बड़े एक रूलर के रूप में नहीं जाने जाते थे। लेकिन ये धीरे धीरे फिर इन्होंने डेक्कन के ऊपर अपना कब्जा किया, और वहाँ पर पहली बार इन्होंने अपना जो वर्चस्व था वो स्थापित किया। दे रूज टू प्रोमिनेंस अंडर दंती दुर्गा, द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, बाय डिफीटिंग द चालुक्याज ऑफ बादामी नगर। अब इनकी जो शुरुआत कैसे, पहले डेक्कन की तरफ मतलब इन्होंने छोटे छोटे कबीलों में ये रहते थे, और वहाँ पर ये कबीलों के सरदार के रूप में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने राष्ट्रकूटा जो थे, इन्होंने दांती दुर्गा जो थे,
दंती दुर्गा जो इनके एक रूलर थे, इनके एक चीफ्टेन थे, यानी कि इनके एक कबीले के सरदार थे, वो जो थे उनको इस डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। अब कैसे इसको इनको फाउंडर माना जाता है? कहा जाता है कि चालुक्यास जो थे, जो कि बादामी नगर पे रूल करते थे, उस समय का जो भारत का एक पार्ट था जिसको बादामी नगर के नाम से जाना जाता था, तो चालुक्य रूलर्स जो थे उनका वहाँ पर राज था। तो दंती दुर्गा ने उसके ऊपर कब्जा किया, चालुक्यास को हराया, और तब से जो थे दंती दुर्गा जो थे वो एक बादामी नगर के रूलर बन गए, और इस तरीके से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का स्टार्टिंग हुआ, उदय हुआ। द राष्ट्रकूटा रूलर्स वर एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ग्रेट वॉरियर्स। राष्ट्रकूटा रूलर्स जो थे वो बहुत ही अच्छे वॉरियर्स भी थे और बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि उनका जो राज्य को चलाने में बहुत ही कुशल थे। देयर इनविंसिबल आर्मीज ओवर रन द टेरिटरीज फ्रॉम केप कोमोरिन टू कन्नौज एंड फ्रॉम बनारस टू भरूच। इनकी जो आर्मी थी वो इतनी सक्षम थी कि यहाँ पर एक जगह का नाम दिया गया है, ये मैप यहाँ पर क्लियर नहीं है बट आप यहाँ पर शायद देख सकते होंगे आपकी बुक के अंदर, यहाँ पर केप कोमोरिन है, वहाँ से, और केप कोमोरिन से लेके कन्नौज तक और बनारस से लेके भरूच तक इन्होंने, इनकी आर्मी ने जो दूसरी आर्मीज थी उनको वहाँ से हटा दिया था, भगा दिया था। थर्ड पे जा रहा है बेटा। They fought the Palas and the Pratiharas and also came into conflict with the Pallavas of Kanchipuram। अब जो ये डायनेस्टी थी हमारी राष्ट्रकूटास, इन्होंने पालास के साथ युद्ध किया, प्रतिहारा डायनेस्टी के साथ युद्ध किया, एंड इवन पल्लवास जो कि कांचीपुरम के रूलर्स थे उनके साथ भी युद्ध किया। द राष्ट्रकूटास बिल्ट सेवरल कैपिटल्स एज देयर एम्पायर ग्रू। राष्ट्रकूटास जो थे उन्होंने जैसे जैसे उनका एम्पायर बढ़ता गया, उनका राज्य बढ़ता गया, उन्होंने बहुत सारी कैपिटल्स, यानी कि अपनी जो कैपिटल सिटीज़ होती हैं, जैसे भारत की कैपिटल दिल्ली है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, ऐसे कैपिटल सिटीज़ बहुत सारी बनाई। However, their royal capital was located at Malkhed और मान्यखेटा इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। इनकी जो रॉयल कैपिटल थी, क्योंकि हर एक जो राज्य होता है उसकी एक कैपिटल ऐसी होती है जो इसको रॉयल कैपिटल कहते हैं, जिसपे राजा जो है वो ज़्यादा तवज्जो देता है जिसको, तो ऐसी कैपिटल जो थी वो थी एट मलखेड़, जिसको मान्यखेता भी कहा जाता है, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कर्नाटक में थी। बाय द एंड ऑफ 10th century CE द पावर ऑफ द राष्ट्रकूटास डिक्लाइन। 10वीं सदी के एंड तक इनका जो पावर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। वी कम टू नो अबाउट द राष्ट्रकूटास फ्रॉम द ब्यूटीफुल कैलासा टेम्पल दैट दे बिल्ट इन एलोरा। अब एलोरा, अजंता और एलोरा की अपनी गुफाओं के बारे में सुना होगा, तो एलोरा केव्स जो हैं वहाँ पर इन्होंने कैलासा टेम्पल जो बनाई गई है वो राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा बनाई गई है। तो इससे हमें काफ़ी कुछ जानकारी इनके बारे में मिलती है। द टेम्पल्स इन द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई वर ऑल्सो मेड बाय देम। एलिफेंटा केव्स जो हैं उनके अंदर भी कुछ टेम्पल्स हैं जिनको इन्होंने ही बनवाया है। चाहमनाज, जिसको हम चौहान्स भी कहते हैं, द चौहान्स और द चाहमनाज ओरिजिनली केम फ्रॉम अजमेर इन राजस्थान। अब चौहान्स इनको कहा जाता है और दूसरा इन्हीं का नाम है चाहमनाज, ठीक है। तो ये जो चौहान्स थे ये अंबेर राजस्थान से आए हुए थे, और बिटवीन द 8th and the 9th century CE द चौहान्स वर vassals of the Pratiharas but broke free from them in the 11th century CE। अभी जो चौहान्स जो थे ये कहा जाता है कि 8वीं और 9वीं सदी के बीच में ये जो थे, ये चौहान्स जो थे दे वर वसल्स ऑफ द प्रतिहारास, यानी कि प्रतिहारा कम्युनिटी के, प्रतिहारा डायनेस्टी के अंडर में थे, उनके दास थे, उनके जागीरदार थे हम कह सकते हैं। लेकिन ये 11वीं सदी के अंदर ये फ्री हो गई, इनको छोड़ दिया गया, देवर फ्री, यानी कि 11वीं सदी से पहले 8वीं और 9वीं सदी तक ये चौहान्स के वसल्स थे। वसल्स का मतलब यहाँ पर बताया गया है उनके जागीरदार, उनके दास थे, उनके स्लेव्स थे ये। लेकिन फिर ये 11वीं सदी तक अपने आप को इन्होंने आज़ाद घोषित किया। बाय द 12th century CE द चौहान्स डोमिनेटेड दिल्ली, अजमेर एंड रणथंबोर। लेकिन 12वीं सदी आते आते चौहान्स जो थे इन्होंने दिल्ली, अजमेर और रणथंबोर पे अपना कब्जा कर लिया। द चौहान्स अटेंड ग्लोरी अंडर पृथ्वीराज चौहान। चौहान्स जो थे इनका जो सबसे ज़्यादा जो ब्रेवेस्ट और हम लोग जिनके बारे में ज़्यादा जानते हैं वो रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। हिज रूल वॉज इम्पॉर्टेंट एज ही वॉज द लास्ट राजपूत किंग टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। इनका रूल जो था बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये लास्ट राजपूत रूलर थे जो कि दिल्ली के गद्दी पे जो आसीन हुए थे। बस 10-15 मिनट, 1 बजे निकलेंगे तो लोगों की दुकान। His kingdom included much of present day राजस्थान, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। अब पृथ्वीराज चौहान के जो किंगडम की बात करें कि उनका राज्य कहाँ कहाँ पर था, वो था राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स पे और पंजाब। तो इन जगहों पे पृथ्वीराज चौहान ने रूल किया है।
In 1191 CE, Sultan Muhammad of Gaur, a district in present day Pakistan, invaded Punjab through the Khyber Pass. अब 1191 की बात है, सुल्तान मोहम्मद जो थे, नाम था उनका सुल्तान मोहम्मद, और वो घौर नामक एक डिस्ट्रिक्ट जो कि अफ़गानिस्तान में था, वहाँ से वो आए थे और उन्होंने भारत के पंजाब के ऊपर अपना कब्ज़ा किया। वो आए थे खाइबर पास के द्वारा। खाइबर पास मतलब ये जब अफ़गानिस्तान से हम भारत की तरफ आते हैं तो एक रास्ता है पहाड़ों के अंदर से जिसको खाइबर पास का नाम दिया गया है। पृथ्वीराज ह्यूज आर्मी रश टू द डिफेंस ऑफ द फ्रंटियर। अब जो पृथ्वीराज थे उनकी आर्मी तुरंत जल्दी से जल्दी फ्रंटियर यानी कि युद्ध के मैदान में पहुंची जहां पर उनको रोकने की कोशिश की गई। एंड द टू आर्मीज मेट एट टेरेन, और दोनों जो आर्मीज थी वो हरियाणा जो है वहां पर उनका युद्ध हुआ। पृथ्वीराज इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन मोहम्मद गौरी इन व्हाट इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। Muhammad Ghori reassembled his troop in 1192 CE and the two armies clashed again in the second battle. This time Prithviraj was defeated, he was taken prisoner and killed. अब पहला जो युद्ध हुआ जब मोहम्मद गौरी जब भारत में घुस रहे थे, जब वो पंजाब की तरफ अटैक करने आ रहे थे, उस समय पृथ्वीराज चौहान अपनी आर्मी लेकर वहाँ पहुँचे और इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, ज़बरदस्त तरीके से इनको हरा दिया और मोहम्मद गौरी वहाँ से भाग निकले। लेकिन इसी बैटल को जाना जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन के नाम से। और फिर 1192 में 1192 में दोबारा से मोहम्मद गौरी ने अपनी जो आर्मी थी उसको रीअसेंबल किया, अपनी आर्मी को फिर से इकट्ठा किया और फिर से भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आए। और इस बार फिर से उनका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ, लेकिन इसको जाना जाता है सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन के नाम से। और इस बैटल के अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनको पकड़ लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया और बाद में उनको मार दिया गया। अगला टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखें कि हमने राजाओं के बारे में देख लिया, किस प्रकार के राजा थे, अलग अलग डायनेस्टीज थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो क्या थी, वो कैसी थी, वो देखते हैं। तो पहले द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द किंगडम। सबसे जो सुप्रीम, सबसे ऊंची पावर जो होती थी वो किंग ही था किंगडम के अंदर, यानी कि राजा ने जो बोला दैट वाज फाइनलाइज, नो वन कैन इंटरफेयर इन दैट मैटर। तो राजा जो थे उनका डिसीजन लास्ट माना जाता था। ही एज्यूम टाइटल्स सच एज परमबत्रक एंड महाराजाधिराजा। अब उनके पास टाइटल्स थे जो अपनी पावर को दिखाने के लिए, यानी कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, कितने ज़्यादा वो बड़े हैं, कितना बड़ा उनका ओहदा है, उसको दिखाने के लिए उनको अलग अलग टाइटल दिए जाते थे, अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता था, जैसे कि परमबत्रक या फिर महाराजाधिराज एट्सेट्रा। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एंड वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु एडवाइज्ड हिम ऑन वेरियस मैटर्स। ये जो थे इनकी आर्मी के, ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, अपनी आर्मी के खुद कमांडर इन चीफ होते थे और इनके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कुछ मिनिस्टर्स होते थे, कुछ मंत्री होते थे, मंत्रियों का एक समूह होता था जो इनको एडवाइस देता था अलग अलग मैटर्स के ऊपर, अलग अलग विषयों के ऊपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स वॉज नोन एज द महामंत्री। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता था उनको महामंत्री कहा जाता था। ईच डिपार्टमेंट हैड सेपरेट मिनिस्टर्स, लेकिन हर एक जो डिपार्टमेंट था उनके अलग अलग मिनिस्टर्स। जैसे कि देखिए, हम सोचते हैं कि भी प्राचीन समय में राजाओं को चलाना नहीं आता होगा किंगडम, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय जो वो लोग थे वो भी आज की तरह, जैसे आज हमारे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर है, एक हेल्थ मिनिस्टर है, एक एजुकेशन मिनिस्टर है, एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, तो वैसे उस प्रकार भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे अलग अलग डिपार्टमेंट वाले, जैसे कि सच एज द संधि विग्रहिका, जिसको फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है, आज हम इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर या हिंदी में विदेश मंत्री, उनको उस समय शुद्ध भाषा में हम लोग संधि विग्राहिका कहते थे। दूसरा मिनिस्टर दिया गया जैसे कि भंदगरिका, जिनको हम कहते हैं ऑफिसर ऑफ फोर्ट्स। तीसरा है रेवेन्यू मिनिस्टर, जिसको उस समय कहा जाता था अक्षापतालिका। चौथा था यहाँ पर गार्ड ऑफ द रॉयल पैलेस, जिनको महाप्रतिहारा कहा जाता था। देन महासेनापति मतलब कमांडर ऑफ द आर्मी, एंड राजपुरोहित मीन्स द रॉयल प्रीस्ट, यानी कि वो प्रीस्ट जो कि रॉयल है, यानी कि राजपुरोहित जिसको हम हिंदी में कहते हैं। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू यूनिट्स कॉल्ड भुक्तीज विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विश्यास। जो किंगडम था, राज्य था, उसको डिवाइड किया जाता था भुक्तीज के अंदर। जैसे हमारा कंट्री है, कंट्री को स्टेट्स में बांटा गया, स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, वैसे ही उस समय पूरा देश जो था उसको भुक्तीज में बांटा जाता था और फिर उस भुक्ति को आगे विश्यास के अंदर बांटा जाता था। द गवर्नर लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द भुक्तीज, यानी कि हर एक स्टेट के अंदर जैसे हमारे यहाँ गवर्नर होता है, वैसे उस समय हर एक भुक्ति जो कि एक स्टेट के बराबर होती थी, वहाँ पे गवर्नर रूल करता था।
वाइल द विश्यापति वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विश्या, लेकिन विश्या जो होते थे, विश्यास जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वहाँ पर विश्यास जो होते थे उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भार होता था उसकी, वो पूरा होता था विश्यापति के ऊपर। द स्मॉलेस्ट यूनिट वाज द विलेज, सबसे छोटी यूनिट होती थी वो होती थी विलेज, गांव, और उसका जो हेड होता था उसको ग्रामपति कहा जाता था। द विलेजेस हैड कमिटीज़ टू लुक आफ्टर लोकल स्कूल्स, वाटर टैंक्स, टेम्पल्स एंड रोड्स, और विलेजेस जो थी, जो गांव थे, वहाँ पर अलग अलग कमिटीज़ होती थी जो कि अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देती थी, जैसे कि स्कूल्स, वाटर टैंक्स, टेम्पल्स और इवन रोड्स ऑल्सो। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोग, कमिटीज़ अपॉइंट की जाती थी। दे वर्कड इन कॉपरेशन विद द विलेज हेडमैन। As the power of the king weakened, he began to give away his land to feudal lords called Bhogapatis. The land was given to them for a short time in place of salaries. The king collected land revenue from this area. The defeated kings were also allowed to rule under the overlordship of the victorious kings and were called Samantas. In turn, they paid this king tribute and helped him with troops for the army. अब यहाँ पर जैसे बताया गया है कि राजा जो था, उनकी पावर जब वीक होने लगी धीरे धीरे, और फ्यूडल लॉर्ड्स, जिसको भोगापतिस भी कहते हैं, यानी कि जो ज़मींदार थे, वो बढ़ने लगे, यानी कि ज़मीनों के मालिक, जिनकी पावर राजाओं के बराबर होने लगी काफ़ी। यानी कि राजा जो था पूरे देश पे रूल करता था, लेकिन उसी दौरान एक ऐसा वर्ग शुरू हुआ जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, ऐसे लोग जिनको हम ज़मींदार कहते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, जिनको उस समय भोगापतिस कहते थे। तो इन लोगों का उदय हुआ। इन लोगों के पास बहुत सारा लैंड होता था, ठीक है, और लैंड जो था वो उनको थोड़े समय के लिए दिया जाता था, शॉर्ट पीरियड के लिए, और उनको लैंड दिया जाता था ताकि वो उस पर खेती करें या लोगों से खेती करवाएं, और बदले में राजा उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, जिससे उनको इनकम मिलती थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो राजाओं का प्रभुत्व थोड़ा कम होने लगा और लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, उनका वर्चस्व बढ़ने लगा। लेकिन जो राजा हार जाते थे कभी कभी, जैसे दो युद्ध राजा कर रहे हैं आपस में, तो जो राजा हार गया है तो जीता हुआ राजा उस हारे हुए राजा को अपने ही राज्य में रूल करने देगा, लेकिन एज अ डिफीटेड किंग, जिसको उस समय कहा जाता था सामंताज। सामंताज, जैसे कि अब दो राजा आपस में लड़े, एक राजा हार गया, दूसरा जीत गया, तो जीते हुए राजा ने उस हारे हुए राजा को उसी के राज्य के ऊपर रूल करने को कहा, और बदले में वो उससे टैक्स कलेक्ट करता था, बहुत सारा पैसा लेता था, हर साल हर महीने पैसा लेता था, यानी कि जैसे भी वहाँ पर खेती बाड़ी या जहाँ से भी उनकी इनकम का सोर्स था, उसमें से वो बहुत सारा पैसा ले लेता था, और बदले में हारा हुआ राजा उसको पैसा भी देता था, और साथ में अगर उसको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी आर्मी को भी उस राजा के साथ भेजेगा मदद के रूप में, ताकि वो राजा आगे कहीं लड़ने अगर जा रहा है तो वहाँ पर उसको उसकी आर्मी भी मिलेगी। तो इस तरीके से जो किंग्स थे वो रूल करते थे। तो ये आज हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट किया। नाउ टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यूइंग द सेम चैप्टर एंड विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर टुमारो। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्नव इनफ है बेटा आज के लिए।